अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उसके अंदर अपनी यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो चुकी है फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, और ईसी वाले स्टूडेंट्स के लिए यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है, प्लस यूनिट नंबर 2 से सिग्नल फ्लो ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जब मैं एक्स्ट्रा क्लास लूँगा तब मैं ईसी वाले स्टूडेंट्स को यूनिट नंबर 2 के बाकी बचे हुए टॉपिक्स करा दूंगा। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल 9, 10, 11 ईसी वाले स्टूडेंट्स को पीपीटी में मिल गया होगा व्हाट्सएप के ऊपर। तो इसको अगर आपने किया है तो बताइए अगर कोई डाउट आ रहा है तो, और नहीं किया है तो आप इसको आज कीजिएगा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है आपकी यूनिट नंबर 3, जिसको हम बोलेंगे टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। ठीक है, इस यूनिट का नाम है आपका टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। ये जो सिलेबस में आपको दिखा रहा हूँ, पहला सिलेबस है इलेक्ट्रिकल का, जिसमें टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस में हमें स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल पढ़ने हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, इम्पल्स, स्टेप, रैम्प एंड पैराबोलिक। ठीक है, इम्पल्स, स्टेप, रैम्प एंड लास्ट वन क्या है, पैराबोलिक। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है टाइम रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम फॉर स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट। मतलब फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अब ये ऑर्डर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी ट्रांसफर, किसी भी सर्किट या किसी भी सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाप्लास ऑफ आउटपुट एंड लाप्लास ऑफ इनपुट। इसके अंदर जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है, उसके अंदर जो मैक्सिमम पावर ऑफ एस की जो मैक्सिमम पावर होती है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया मैंने, जिसके लिए ट्रांसफर फंक्शन मैंने लिखा, अभी लिख रहा हूँ, सपोज मैंने ऐसे लिखा, टी ट्रांसफर फंक्शन जो है इज इक्वल्स टू सपोज एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, इसके अंदर एस की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है सर, 2 है, तो एस स्क्वायर, हाँ मतलब 2 है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर मैं बताऊं ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। सिमिलरली अगर ये नीचे होता एस क्यूब, तो क्या इसका ऑर्डर हो जाता, इसका ऑर्डर हो जाता 3। तो ऐसे ही हमारे को फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर जो सिस्टम है, उसके टेस्ट इनपुट जो है, टेस्ट सिग्नल, दैट मीन्स 4 तरीके के टेस्ट सिग्नल, उनको वेरीफाई करना है, उनको पढ़ना है, उनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है वो निकालनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है, ये है एप्लीकेशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। फिर है डिजाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम बेस्ड ऑन दी टाइम रेस्पॉन्स। मतलब टाइम रेस्पॉन्स के ऊपर सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो है उसका डिजाइनिंग करेंगे अपन, कि उसमें अपन क्या क्या चेक करना है, क्या क्या देख सकते हैं। फिर ये तो एक पार्ट हुआ, ठीक है, ये आपका एक पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट आपका चालू होगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। अब इसके अंदर सबसे पहले आएगा राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया में हम चेक करेंगे कि किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है रिलेटिव स्टेबिलिटी एनालिसिस, इसको भी पढ़ेंगे। फिर है रूट लोकस टेक्निक, और फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोकस, ये रूट लोकी। ठीक है, अगर मैं ईसी की बात करूं, तो ईसी की जो थर्ड यूनिट है, इसके अंदर जो ऊपर चीज़ें दिख रही हैं, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी वर्ड आ रहा है, तो ये अपन वही पढ़ने वाले हैं जो अपने को दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये राउथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी इसके अंदर भी है। टाइम रेस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल के अंदर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर दोनों हैं, ईसी के अंदर सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर है। उसके बाद ये रूट लोकस मेथड डिजाइनिंग है, और लीड लैग कंपनसेशन है। तो जो मैंने येलो पार्ट किया है, मतलब जो हाईलाइट किया है, ये आपका बिल्कुल सेम मैच करता है। ठीक है, और ये स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट और रिलेटिव स्टेबिलिटी, ये भी इसी में से आ रहा है, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया स्टेबिलिटी के अंदर से। तो ये सारे पार्ट जो है ये कॉमन चलेंगे इलेक्ट्रिकल ईसी के, तो इनको अपन पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थर्ड यूनिट है, और ईसी वालों के लिए थर्ड एंड फोर्थ का मिक्सड अप पार्ट रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल के जो पॉइंट्स हैं, ये अगर आप सारे पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि ईसी वालों को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है इसमें, क्योंकि स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल आपको भी दिया है, टाइम रेस्पॉन्स फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का आपको भी दिया है। बस एक चीज़ एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रिकल वालों में, ईसी से कंपैरिजन करें
तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम, उसके अलावा जो इसकी पूरी यूनिट जो है आपकी थर्ड और फोर्थ में से कहीं ना कहीं से आ रही है। सर, और जो हमारे ईसी के जो टॉपिक्स बचे हैं वो आप बाद में पढ़ाएंगे, मतलब देखिए इसमें जो बाद बच में रहे हैं? अभी थोड़े टाइम बाद आपकी फिजिकल क्लासेस ही चालू हो जाएंगी, तो आपको ईसी की अच्छा। फैकल्टी ही पढ़ाएगी प्रॉपरली, क्योंकि मैं तो प्रॉपर इलेक्ट्रिकल का हूँ, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रिकल के ओके। कॉन्सेप्ट पे चलूँगा और जो चीज़ें इसमें से आती जाएंगी वो चीज़ें आप पढ़ते जाएंगे। और जब आपका नॉर्मल सेशन चालू होगा तो उस टाइम पे आप बताएंगे सर राउथ हर्विट्ज हम पढ़ चुके हैं, रूट लोकस हम पढ़ चुके हैं, टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस हम पढ़ चुके हैं, उसके अलावा जो टॉपिक्स बचे होंगे वो आपकी प्रॉपर ईसी की फैकल्टी पढ़ा देगी। ओके और सर। अगर उसके अलावा भी टाइम बचता है और अगर ये सेशन ऐसे ही चलने वाला है सपोज, तो जो बचे हुए टॉपिक्स हैं फिर वो मैं करवा दूँगा। लेकिन अभी हम इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट पे चलते रहें, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है ना कि जो हम पढ़ रहे हैं तो हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपसे रिलेट कर ही रही हैं। इसलिए मैं आपको दोनों सिलेबस दिखाता हूँ हाईलाइट करके। ओके सर। सर जो ये आपने हाईलाइट कर रखा है उसका उसका पीछे से कोई रिलेशन हो तो मतलब पीछे वाले सिलेबस? देखो अभी तक तो नहीं है स्टेबिलिटी का। टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस बिल्कुल अलग ही टॉपिक है। उससे पहले जो हम पढ़ रहे थे सिग्नल फ्लो ग्राफ। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने तो इलेक्ट्रिकल वालों की क्लासेस 15 ले ली थी, आप इसी वाले अभी 4-5 क्लासेस ली हैं, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में किसी को कोई दिक्कत आई क्या? नो सर। नहीं है, नो क्योंकि सर। सिग्नल फ्लो ग्राफ टॉपिक ही अलग है। बस हाँ, वो थोड़ा सा रिलेट करता है आपके ब्लॉक डायग्राम टेक्निक के ऊपर, लेकिन वो है तो डिफरेंट ही ना। वो तो अपन कंपेयर कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं पढ़ रहे, वो क्यों पढ़ रहे हैं। तो जब उसको पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। तो अभी स्टेबिलिटी और टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। तो जो अपन ये पढ़ेंगे वो आराम से सब कुछ आपको समझ में आएगा, क्लियरली समझ में आ जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर किसी को भी। तो अपन अब आगे चलते हैं टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस के ऊपर। सिंपल सी बात है, नाम से पता चल रहा है टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। मतलब आप एक एनालिसिस करना चाह रहे हो, किसका? टाइम का। मतलब कि आपने जो सिस्टम है आपका, उसको क्या किया, टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू चेंज हो रही है और उसको आपने क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया, ठीक है। अब होता क्या है, जब भी हम कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर जब भी हम एनालिसिस करेंगे तो हमारे को दो तरीके से या दो डोमेन में हम एनालिसिस कर सकते हैं। पहला आएगा टाइम डोमेन और सेकंड आएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन। इन दोनों तरीकों से आप क्या कर सकते हो, किसी भी सिस्टम को एनालाइज कर सकते हो, उसकी स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो कि वो सिस्टम हमारा स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट आपका, ये फर्स्ट टॉपिक आपका चालू होता है, दैट इज कॉल्ड टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इनपुट वेरी कर रहा है, सपोज आपने कोई भी सिस्टम बनाया, सिस्टम क्या होता है कंट्रोल सिस्टम के लिए, मतलब एक ये आपने लाइन दी जिसको आप क्या बोल रहे हो, इनपुट बोल रहे हो, ये आपने एक लगा दिया या ब्लॉक लगा दिया और उसके बाद आपने क्या निकाल दिया, यहाँ पर आउटपुट निकाल दिया। तो मैं अगर ये बोलूँ कि जो आउटपुट है कंट्रोल सिस्टम का, ठीक है, वो वेरी कर रहा है किसके समय, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब समय के साथ साथ अगर आपका आउटपुट वेरी कर रहा है तो मैं इसको बोलूँगा टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस कंट्रोल सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस की, तो टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस फर्दर कैटेगराइज होता है दो पार्ट में। पहला होता है ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और सेकंड होता है स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। तो आप सब फाइनल 5th सेमेस्टर में है इलेक्ट्रिकल में, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ट्रांजिएंट क्या होता है और स्टेडी स्टेट क्या होता है। इसमें तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट होने वाला है किसी को कोई डाउट? अगर किसी को नो डाउट सर। वो इस ग्राफ से समझ सकता है। देखिए यहाँ पर जो CT आपको दिया है, जो ग्राफ का आपको y एक्सिस प्रोवाइड किया हुआ है CT, ये क्या है, ये आपका जो रेस्पॉन्स है, मतलब जो आउटपुट है उसके बारे में बात कर रहा है, और x एक्सिस क्या है, टाइम पे चल रहा है। तो आपने क्या देखा, जो स्टार्टिंग का कुछ समय होता है उसको हम ट्रांजिएंट बोलते हैं और बाद का जो कुछ पार्ट होता है उसको हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी यही होती है। ट्रांजिएंट की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी सिस्टम जो आपका 0 पॉइंट से चालू हो रहा है या इनिशियल कंडीशन से चालू हो रहा है, वो थोड़े समय तक, जब तक स्टेडी स्टेट तक नहीं आ जाता, उस पार्ट को हम ट्रांजिएंट बोलते हैं। ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजिएंट कहलाता है। तो अगर इस पार्ट में हम कोई एनालिसिस करेंगे तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट एनालिसिस। उसके बाद
थोड़े समय के बाद जब ये आगे चलता है हमारा सिस्टम, उसके बाद वो क्या करता है, अपनी नॉर्मल पोजीशन या जो उसकी डिज़ायर पोजीशन है उस पर पहुंचने की कोशिश करता है। तो ये मैंने एक लाइन खींची हुई है डिज़ायर पोजीशन की, और इसने क्या किया, यहाँ पर पहुंचने की कोशिश की। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं कि अब ये स्टेबल हो गया, अपनी डिज़ायर पोजीशन पे चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेडी स्टेट। तो ये हो गया हमारा स्टेडी स्टेट एनालिसिस के बारे में। अभी अगर नीचे मैं इसकी मैथमेटिकली मॉडलिंग की बात करूं तो मैं जो आउटपुट है सी टी, उसको दो तरीके से डिफाइन कर पा रहा हूं। एक तो सी टी आर लगा दिया, और ये जो ब्रैकेट में टी दिया है ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि आप किस में वर्क कर रहे हैं, टाइम डोमेन में वर्क कर रहे हैं। ये जो ब्रैकेट के अंदर टी है इसका कोई सेंस नहीं है, सिर्फ ये सेंस है कि आप वर्क कर रहे हैं टाइम डोमेन के अंदर। और ये टी आर क्या है, ये ट्रांजिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सी क्या है, आउटपुट का पार्ट है, इसलिए सी से चल रहा है ये। ऐसे ही स्टेडी स्टेट का एक पार्ट होगा, देन सी एस एस, एस एस क्या है, स्टेडी स्टेट, फॉर स्टेडी स्टेट। और ये टी, वापस से ये टी क्या शो कर रहा है आपको कि आप किस में वर्क कर रहे हैं, टाइम डोमेन के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो सी टी इज इक्वल टू सी टी आर ब्रैकेट में टी प्लस सी एस एस। ये क्लियर है सबको? जो आपका आउटपुट है दो पार्ट से मिलकर के बना है, ट्रांजिएंट से और स्टेडी स्टेट से। जी सर क्लियर है। अब टाइम रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, बहुत इजी सी चीज़ें हैं। टाइम रेस्पॉन्स के अंदर अगर मेरा समय जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो, आइडियल केसेस के अंदर इन्फिनिटी होता है, जनरली ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल केसेस के अंदर ये लगभग 5 टाइम्स ऑफ आपका इनपुट रहता है। लेकिन फिर भी अगर मैं आइडियल केसेस की बात करूं कि जो हमारा समय है बहुत ज़्यादा हो जाए, तो जो मेरे ट्रांजिएंट की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। तो उसको मैथमेटिकल मॉडलिंग से भी आप समझ सकते हो, जो यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें मैंने ये लिखा है कि लिमिट लगा दिया मैंने। लिमिट क्या लगाई कि जो हमारा समय है, टाइम है, वो काफ़ी इंक्रीज्ड है, काफ़ी बड़ा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो जो मेरी ट्रांजिएंट की वैल्यू होगी, सी टी आर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। ऊपर डेफिनेशन में यही चीज़ लिखी हुई है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और नीचे मैथमेटिकल मॉडलिंग इसकी लिखी हुई है कि इसको मैथमेटिक फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट क्या है, स्टेडी स्टेट आपका जो किसी भी सिस्टम का पार्ट होता है, जब आपके टी की वैल्यू कुछ भी रहे, चाहे 0 रहे, चाहे कैसी भी रहे, चाहे लार्ज वैल्यू रहे, लेकिन वो अपनी पोजीशन पे बना रहे, उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। ठीक है। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स की वैल्यू चाहे 0 हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका सिस्टम एक ही फॉर्म में चलता रहे या अपनी पोजीशन पे बना रहे, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ये तो ही डेफिनेशन की बात। अगर इसको मैथमेटिक्स से समझे तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, इस एग्जांपल के अंदर मैंने आपको एक आउटपुट लिखा है एक सिस्टम का। वो आउटपुट है सी टी इज इक्वल्स टू 10 + 5 ई रेज़ टू द पावर -t। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो आपका टी है उसको इन्फिनिटी बना रहा हूँ। जब मैं टी को इन्फिनिटी बनाऊंगा तो ये वाली टर्म तो आपकी 0 हो जाने वाली है। जब ये वाली टर्म 0 हो गई तो आपने क्या देखा, ये तो हट गया, तो बचा क्या, जो बचा हुआ पार्ट है वही तो आपका स्टेडी स्टेट है। तो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस वाले एग्जांपल के अंदर जो स्टेडी स्टेट वाला पार्ट है, या उसकी वैल्यू कहूँ मैथमेटिक्स में, उसकी जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट जो वैल्यू है आपकी किसी भी सिस्टम से पहले 10, वो रहने वाली। दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम। तो मतलब यहाँ पर जो 10 है ये स्टेडी स्टेट वैल्यू है। क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल की, क्योंकि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग, जो टॉपिक आपका चालू हुआ था वो यहीं से चालू हुआ था कि स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल पढ़ने हैं, उनको समझना है। उनको समझने के बाद उसको हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में डिफाइन करने वाले हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में स्टडीज ये जो टेस्ट सिग्नल होते हैं ये क्या हैं, और उसके बाद सेकंड ऑर्डर में ये जो टेस्ट सिग्नल होते हैं ये क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सिग्नल होता है वो होता है इम्पल्स सिग्नल। यूनिट क्यों नाम हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम एक पे निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी सबके आगे हम यूनिट लगाएंगे। लाइक इम्पल्स लगाया तो यूनिट इम्पल्स, स्टेप लगाएंगे तो यूनिट स्टेप। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, सपोज मैंने इसका ये ग्राफ बनाया, इस तरीके से कोई मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ, तो मैं उसकी वैल्यू यूनिट ही लेकर के चलूँगा, 1 लेकर के चलूँगा, इसलिए मैं इसको यूनिट इम्पल्स नाम दे रहा हूँ। तो अब इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो ये बोल रहा है, अगर मैं इसकी ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, सपोज ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, इसने बोला है कि एक्स एक्सिस पे तो आप ले लीजिए टी,
और जो ये आपका ये है, ये आप ले लीजिए इसका आउटपुट, जिसको आउटपुट को आप डेल्टा टी ले लीजिए। चलो इसने डेल्टा टी बोला, हम भी डेल्टा टी ले लेते हैं। इसने बोला डेल्टा टी की वैल्यू 0 है जब टी की वैल्यू 0 नहीं है। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जब टी की वैल्यू 0 नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं, लाइक ये वाला पार्ट ले लो और लाइक ये वाला पार्ट ले लो, तो इस पे सी टी की वैल्यू क्या, सॉरी डेल्टा टी की वैल्यू क्या होने वाली है? 0। लेकिन जब ये वैल्यू आपकी टी की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है, टी की वैल्यू जब तो उस 0, पे 1 होगा। डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाने वाली है? 1 हो जाने वाली है। तो मैंने इस पर क्या कर दिया, इसकी वैल्यू मैंने ले ली ये स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल है आपका, जिसको आप यूनिट इम्पल्स सिग्नल बोलते हैं। मैथमेटिक्स से समझेंगे तो बोलेंगे डेल्टा टी की वैल्यू 0 है व्हेन टी की वैल्यू 0 नहीं है। मतलब टी के कोई भी वैल्यू ले लो 0 छोड़ करके, चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, डेल्टा टी 0 रहेगा। मतलब आपका ये एक्स एक्सिस पे जो मैंने रेड मार्क से हाईलाइट किया है वो रहेगा। उसके अलावा जो जब टी की वैल्यू 0 हो जाने वाली है तब ये वैल्यू 1 रहेगी। अब 1 क्यों रहेगी? क्योंकि हमने डिफाइन किया है। ये 1 रहना जरूरी नहीं है, हम इसको यूनिट इम्पल्स बना रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था स्टार्टिंग में, यूनिट इम्पल्स क्यों नाम ले रहा हूँ? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 मैं ले रहा हूँ, अदरवाइज ये कितना भी ऊपर जा सकता है। यूनिट है इसलिए मैंने 1 ले लिया। ये क्लियर हो गया सबको यूनिट इम्पल्स क्या चीज है? यस सर। ठीक है, ये लो इसके बाद इसका ग्राफ भी बना हुआ है। मुझे लगा ग्राफ है नहीं शायद, इसलिए मैंने बना दिया। तो इस तरीके से इसका ग्राफ आपके सामने रहेगा। ये टी है वो डेल्टा टी है, 0 पे इसकी वैल्यू आती है, और अदर देन 0 मतलब चाहे पॉजिटिव नेगेटिव उसकी वैल्यू, डेल्टा टी की वैल्यू 0 रहने वाली है। नेक्स्ट आपका है यूनिट स्टेप सिग्नल। सेकेंड पार्ट जो रहेगा यूनिट स्टेप सिग्नल। स्टेप का जो ग्राफ रहने वाला है कुछ इस तरीके का रहने वाला है जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके आउटपुट को हम u से डिफाइन कर रहे हैं, ut से डिफाइन कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगा ut की वैल्यू 1 है जब t की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो t की वैल्यू 0 से बड़ी कहाँ होगी? यहाँ से लेकर के, मतलब इस 0 पॉइंट से लेकर के एट इन्फिनिटी तक। तो मैंने ये क्या बना दिया, इसको 1 बना दिया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि t की वैल्यू जब 0 से छोटी है वो कब होगी? इस वाले पॉइंट से लेकर के और माइनस इन्फिनिटी तक। इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है? 0 रहने वाली है। तो क्या मैं इसके ग्राफ को इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ? ये मेरा मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गई। और जब मैं इसको डेफिनेशन में कन्वर्ट करूँगा तो मैं यही बोलूँगा कि ऐसा सिग्नल यूनिट स्टेप सिग्नल कहलाता है जो t की हर पॉजिटिव वैल्यू इंक्लूडिंग 0 को इंक्लूड करके हर पॉजिटिव वैल्यू पे उसका जो आउटपुट है ut क्या रहने वाला है? यूनिटी रहने वाला है या 1 रहने वाला है। और जब t की वैल्यू में नेगेटिव ले लेता हूँ, मतलब माइनस टी की वैल्यूज पे, तो ut जो आउटपुट है उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है? 0 रहने वाली है। ये हो गई आपकी डेफिनेशन, वो हो गई आपकी मैथमेटिक मॉडलिंग, और ये सामने आपके ग्राफ। ये समझ में आया यूनिट स्टेप सिग्नल क्या चीज़ है? यस सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपका जिसको मैं बोलूँगा यूनिट रैंप सिग्नल। अब रैंप है तो मैं इसको R से डिनोट कर रहा हूँ, आउटपुट को RT। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन रहने वाली है वो रहने वाली है RT की वैल्यू T है व्हेन T इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। T की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो इसकी वैल्यू T रहने वाली है। और T क्या है? एक स्ट्रेट लाइन की तरह अपने को दिखता है। ठीक है, सिमिलरली जब T की वैल्यू 0 रहेगी तो आपका जो रैंप आउटपुट है उसकी खुद की वैल्यू भी 0 रहने वाली है। तो ये मैंने इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग में लिख दिया, RT इज इक्वल्स टू T when T is greater than equal to 0 और RT is equals to 0 when T is less than 0। क्लियर? सर यूनिट स्टेप की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है इसलिए उसको यूनिटी लिखते हैं। डेल्टा टी की वैल्यू भी 1 होती है इसलिए उसको यूनिट भी लिखते हैं। पर रैंप की वैल्यू तो 1 नहीं होती है, उसको यूनिट रैंप क्यों लिखते हैं? इसलिए ये ग्राफ कितना भी जा सकता है ना, मैं इसको 1 तक लेकर के जा रहा हूँ। जा सकता है ना? हाँ जी, इन्फिनिटी y तक जा equal to सकता है। x। इन्फिनिटी क्या? एक करके बोलिए आप। सर ये जो स्ट्रेट लाइन है ना ये इन्फिनिटी तक जा सकती है ना? ये एक ही पावर में है ना? बिल्कुल इन्फिनिटी पे ही जा रही है ये, लेकिन मैं इसको जब मैथमेटिकल मॉडलिंग में काउंट कर रहा हूँ तो 1 तक काउंट कर रहा हूँ, इसलिए इसको मैं यूनिट रैंप ले रहा हूँ। मुझे इसकी वैल्यू नहीं सर ये 1 तक नहीं होगा। हाँ जी, सर ये 1 तक नहीं होगा सर, ये इन्फिनिटी तक जाएगी ना वैल्यू। यूनिट में तो 1 तक ही होगा ना? हाँ यूनिट में जरूर होगा सर, रैम में नहीं होगा।
यूनिट रैंप बना तो फिर ये एक बात बताइए, जब मैं इसका जो आउटपुट है RT उसकी वैल्यू यहाँ तक डिफाइन कर रहा हूँ और मैं इस ग्राफ को भी यहीं तक लेकर के चल रहा हूँ और इस वैल्यू को मैं 1 बोल रहा हूँ, तो मैं इसको यूनिट रैंप नहीं बोलूँगा क्या? यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। ये इस लाइन को मत देखिए आप, ये लाइन तो आपकी इन्फिनिटी तक जा रही है क्योंकि आप RT = T बोल रहे हैं। अब T क्या है, जब तक ये T बढ़ता रहेगा वैसे ही उसका आउटपुट आता रहेगा। T के जैसे स्ट्रेट लाइन दे रही है तो इन्फिनिटी तक जा रही है। लेकिन जब मैं यूनिट वर्ड लगा रहा हूँ तो मैं मेजर इसको 1 तक ही कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ तक। तो जब मैं इसको मेजर करूंगा तो मैं इसको यूनिट रैम्प बोलूंगा। अगर मैं यूनिट वर्ड ना लगाता, यूनिट हटा देता, तो ये सिर्फ रैम्प सिग्नल हो जाता और इन्फिनिटी तक जा रहा होता। इसलिए सिर्फ इसको यूनिट रैम्प बोल रहा हूँ क्योंकि मेजर में यूनिट तक कर रहा हूँ। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अगर मैं RT लिखता हूँ, उस RT को अगर मुझे किसकी फॉर्म में लिखना है, यूनिट की फॉर्म में, यूनिट स्टेप की फॉर्म में लिखना है। यूनिट स्टेप क्या था आपका? UT। ठीक है, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ? RT = T × UT, क्योंकि UT की वैल्यू मेरे पास क्या थी? 1 थी। तो जहां पर भी मैं RT देखूंगा, मतलब रैंप सिग्नल देखूंगा, और अगर मुझे उसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल, तो मैं उसको लिखूंगा T × UT। क्लियर? सर समझ में नहीं आया ये। देखो, मेरे को यूनिट रैंप सिग्नल को यूनिट स्टेप सिग्नल की फॉर्म में लिखना है। अगर मैं यूनिट रैंप को वैल्यू लिखता हूँ तो ये तो हो जाता RT = T, ठीक है, जैसा कि ऊपर दिया हुआ है। लेकिन जब मैं इसको यूनिट स्टेप सिग्नल की फॉर्म में लिखूँ, और यूनिट स्टेप सिग्नल क्या था आपका, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है, ये देखिए, यूनिट UT का मतलब क्या है? 1 है ना, UT = 1 है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर RT के साथ जो T है इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है? RT = T, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई है? 1। तो इस 1 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? UT से। अगर मैं इसको यूनिट स्टेप की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तब मैं ऐसा करूँगा, देन RT = T × UT। जहाँ पर भी मुझे क्वेश्चंस के अंदर यूनिट रैंप को यूनिट स्टेप की फॉर्म में लिखना होगा, उसके टर्म में लिखना होगा, तो मैं इसको T × UT बोलूँगा, क्योंकि T के साथ 1 मल्टीप्लाइड है और UT की वैल्यू 1 होती है। क्लियर? यस सर। ठीक है, ऐसे ही नीचे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है जो आप आराम से पढ़ेंगे और बहुत इजी आपको समझ में आएगा। द यूनिट रैंप सिग्नल एग्जिस्ट फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ T इंक्लूडिंग 0। भाई T की हर पॉजिटिव वैल्यू 0 को भी इंक्लूड करके उस पे एग्जिस्ट करता है, और क्या वैल्यू लाता है? T वैल्यू लाता है। एंड इट्स वैल्यू इंक्रीज लीनियरली विद रेस्पेक्ट टू T ड्यूरिंग दिस इंटरवल। अब ये समय के साथ इसकी वैल्यू आप क्या कर रही है? वेरी कर रही है। इसीलिए तो मैं इसको टाइम रेस्पॉन्स बोल रहा हूँ। मैंने टाइम रेस्पॉन्स का नाम ही जब भी लिया था कि समय के साथ, टाइम के साथ साथ आपका जो आउटपुट है वो क्या करे? वेरी करे। तो आप क्या बोलेंगे इसको? ये मेरा क्या है? टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो आपका आता है इसके अंदर, वो आएगा अब आपका पैराबोलिक सिग्नल। तो पैराबोलिक सिग्नल की जो मैथमेटिकल मॉडलिंग होगी उसको मैं डिफाइन करूंगा PT से। जैसे इम्पल्स को डेल्टा T से कर रहा था, मतलब है ना, रैंप को UT से कर रहा था, सॉरी स्टेप को UT से कर रहा था, रैंप को RT से कर रहा था। सिमिलरली पैराबोलिक को PT से करूंगा। और इसकी जो डेफिनेशन होती है ये होती है, इसकी वैल्यू T > पर होगी T² / 2 और लेस देन T पे होगी 0। तो मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ। क्लियर? ये ग्राफ मैंने बनाया है एक्सक्यूज मी सर। नाम से। हाँ जी, सर आप इतने सारे सिग्नल्स जो पढ़ा रहे हो, यूनिट रैंप और ये यूनिट इम्पल्स वगैरह, सर इन सिग्नल्स को हम कहाँ पे यूज करने वाले हैं? अभी जो क्वेश्चंस हम करेंगे उसके अंदर इसका यूज आएगा। सर मतलब किस वे में हम इसे यूज करेंगे? मतलब ये जो इसकी इक्वेशन, ये जो इसकी फॉर्म है, जैसे PT = T² / 2, इस हाँ, वाले टाइप में हम इसे इसी, यूज हाँ करने बिल्कुल वाले हैं। एग्जैक्टली इसी फॉर्म में। आपको बस यही ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर भी डेल्टा T है उसकी वैल्यू 1 हो रही है, यूनिट रैंप स्टेप की वैल्यू 1 हो रही है। जहाँ पर रैंप आएगा RT, उसको मैं T से डिनोट करूंगा
ठीक है, और जहाँ पे पैराबोलिक आएगा उसको टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 से रिप्रेजेंट करूंगा। इस फॉर्म में ही हम इसको यूज करने वाले हैं। ओके ठीक है, अगर ओके अब सर। मुझे पैराबोलिक को इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल लिखना है तो सेम वही चीज है, टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू यू टी। जैसे रैंप में किया था सेम अपन पैराबोलिक में भी कर रहे हैं। ओके यहाँ तक क्लियर सबको? ये ग्राफ क्लियर सबको? सर हाँ जी। सर ये अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है तो ये टू अपॉन टी स्क्वायर होता ना? इसको उल्टा कर देते हैं अभी अपन, मतलब 1 अपॉन एस स्क्वायर की फॉर्म में लेते। वो आएगा, आगे आएगा, उसको बताऊंगा। अभी अपन इसको पढ़ी इसीलिए रहे हैं कि रैंप को फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या लिखेंगे, पैराबोलिक को क्या लिखेंगे, स्टेप को क्या लिखेंगे, ये सब अभी आएंगी। अभी तो आप बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखिए, टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस होता क्या है वो मैंने आपको बताया कि टाइम के रेस्पेक्ट में कोई वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस कहलाएगी। 4 तरीके के टेस्ट सिग्नल हैं ये। पहला है इम्पल्स, सेकंड है स्टेप, थर्ड है रैंप और फोर्थ है पैराबोलिक। इसी फॉर्म में याद रखेंगे और इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग को याद रखेंगे। अभी तक इतना ही पढ़ा है और आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा बर्डन नहीं लेंगे। तो अभी आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है इन चारों सिग्नल्स में से, या उससे पहले जो टाइम रेस्पॉन्स है, स्टेडी स्टेट है, ट्रांजिएंट है, उसमें से तो बताइए। सर यूनिट रैंप में टी की वैल्यू 1 है। यूनिट रैंप की वैल्यू आर टी इज इक्वल्स टू टी है। सर ये यूनिट तभी होगा ना जब 1 होगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, टी की वैल्यू। भाई टी की वैल्यू टाइम क्या है, यही तो एक्सेस है टाइम वाला। और यूनिट रैंप सिग्नल को अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो यूनिट स्टेप फंक्शन बन जाएगा ना? बिल्कुल बन जाएगा। और अगर इंटीग्रेट कर दोगे रैंप को तो पैराबोलिक बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये इसी फॉर्म में चलते हैं। अगर आप इम्पल्स को इंटीग्रेट करते हो तो पहले स्टेप बनता है, स्टेप को इंटीग्रेट करते हो तो रैंप बनता है, रैंप को इंटीग्रेट करते हो पैराबोलिक बनता है, पैराबोलिक को डिफरेंशिएट करते हो रैंप बनता है, रैंप को डिफरेंशिएट करते हो स्टेप बनता है, स्टेप को डिफरेंशिएट करते हो इम्पल्स बनता है। ये चारों इसी फॉर्म में चलते हैं। अगर आज आगे जाना है इंटीग्रेट करते जाओ, पीछे आना है डिफरेंशिएट करते जाओ, आगे पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्लियर? रैंप सिग्नल को यूनिट इसलिए तो बोलते हैं क्योंकि स्लोप उसका 1 होता है जब भी y अपॉन x निकालते हैं। बिल्कुल, स्लोप इसका 1 रहेगा। तो वो भी तो रीजन होता है ना कि इसको रैंप सिग्नल को यूनिट क्यों बोलते हैं। बिल्कुल, y इज इक्वल्स टू एम एक्स अगर निकालोगे तो यहाँ पर m की वैल्यू हमेशा 1 आने वाली है, क्योंकि आपका आउटपुट है, चाहे हम कितना भी एक्सपेंड कर दें y और x को। लीनियर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, एकदम मिड से निकल रही है, ओरिजिन से जा रही है, तो इसका स्लोप भी 1 होगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गई अब ये चारों टेस्ट सिग्नल के बारे में? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम इसका जो पहला पार्ट था आपका कि टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, अभी तो हमने स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल पढ़े, इलेक्ट्रिकल का फर्स्ट पार्ट जो है स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड क्लास है इसमें अपन पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के ऊपर इन चारों का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। फिर ऐसे ही पढ़ेंगे हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम के ऊपर इन चारों का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, ये दोनों क्लासेस या दोनों ब्रांचेस के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट सिग्नल दोनों को पढ़ने हैं, टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर दोनों को पढ़ना है। वैसे ईसी में खाली सेकंड ऑर्डर दिया है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे जब भी सेकंड पे पहुंच पाएंगे, तो अल्टीमेटली आपको फर्स्ट पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ तक ये दोनों चीज़ें एकदम एग्जैक्टली सेम है, कॉमन है और दोनों को पढ़नी है। तो नेक्स्ट क्लास जब अपन करेंगे तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ड्यू टू, फर्स्ट पार्ट होगा इम्पल्स, ड्यू टू स्टेप, ड्यू टू रैंप और ड्यू टू पैराबोलिक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, क्योंकि उसमें हमारे को डेरिवेशन करनी है इन सारी चीज़ों की, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर हो गया सबको?
यस सर। चलिए, किसी को और कुछ डाउट है तो बताइए, अदरवाइज क्लास को ओवर करते हैं। ये वाले नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। ठीक है, करूँ क्लास ओवर? यस सर। ओके।